अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री का स्पेशल टेस्ट 5 कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सिलेबस आपके सामने मेंशन्ड है, जिन चैप्टर्स को जो है कवर किया गया है इन एमसीक्यूज में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू उसमें उसने पूछा विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो है वो आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है जब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, वो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इसका जो ट्रेंड होता है नॉर्मली, ठीक है, वो ये होता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें उसने पूछा हुआ है, ऑप्शंस दिए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अगर इसका जनरल ट्रेंड हम देखें, ठीक है, तो मैंने अभी बात की कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे जो हाईएस्ट है यानी टॉप पे फ्लोरीन लाई करता है ना आपके हेलोजेंस में, तो इस हिसाब से फ्लोरीन होना चाहिए आंसर, लेकिन फ्लोरीन नहीं है, बल्कि इसका आंसर जो है वो बी यानी क्लोरीन है। ठीक है, इसका क्लोरीन आंसर है। तो उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स के फ्लोरीन जो है ना वो फ्लोरीन आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है वो फ्लोरीन है। ठीक है, लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्लोरीन से लेस है। ठीक है, यानी कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा है और उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, लेकिन जो फ्लोरीन है उसकी कम है क्लोरीन से। ये एक अनयूजुअल ट्रेंड है। ठीक है, तो इसकी वजह यही है कि फ्लोरीन का क्योंकि साइज जो है वो स्मॉल है, ठीक है, तो जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, वो कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, यानी क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, उस ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें पूछ रहा है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें हुंड्स रूल जो है वो जहन में आना चाहिए। मैंने आपको, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो आप काइंडली देख लें। हुंड्स रूल का मैंने आपको बताया था, सिंपल ये है कि आपने पहले वन वन इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी पी ऑर्बिटल की, अगर मैं बात करूं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नजर आ रही है इन चारों की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ठीक है, फ्लोरीन की और एल्यूमिनियम की। ठीक है, अब इनकी ये तो 1s2 2s2 ये तो पेयर अप हुए हैं, इनको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पी है उसको अगर हम ओपन करके मैं लिखूं तो 2px, ठीक है स्टूडेंट्स, 2py और 2pz इसका होगा। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कार्बन की, तो कार्बन के देखें दो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा और इसमें नहीं आएगा। ठीक है, हंस रूल के मुताबिक अगर मैं इसको फिल करूं तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो हो गए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर इस तरह मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो उसमें तीन है, तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन में आपके पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर आगे मैं फ्लोरीन की बात करूं तो टोटल पांच है, मतलब पहले आपने एक एक फिल करना है। ठीक है, हुंस रूल क्या कहता है, पहले आप एक एक फिल करें उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप एक एक फिल कर दिया, तीन हो गए, दो बचते हैं ना, तो वो एक इधर आ जाएगा आपका और एक इधर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस केस में आप देखें ये तो अनपेयर्ड तो एक बच गया ना इसमें, फ्लोरीन में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप एल्यूमिनियम को देखें स्टूडेंट्स, तो एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 2p6 इधर तो दो 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 तीनों में आ जाएंगे। ठीक है, वो तो मसला नहीं है। अब अगर इसमें बात करूं 3p1, तो है ये एक, तो वो सिंपली जो है 3px में आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी एक आपका जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस केस में, एल्यूमिनियम के केस में। तो स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको जो है नाइट्रोजन में मिलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो नाइट्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। एमसीक्यू है, तो स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली आपको वो एनर्जी जो आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए किसी एलिमेंट से। ठीक है, तो इसमें वो पूछ रहे हैं लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स मेटल्स जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, इसका मतलब जो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाले हैं वो मेटल्स हैं। ठीक है, उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसी वजह से वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसने पूछा विच हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंगल बेसिकली इसमें पूछा हुआ है कि किसका सबसे ज्यादा कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर जो है उसमें तो बॉन्ड एंगल जो है 104.5 होता है। ठीक है, और इस तरह नाइट्रोजन में 107.5 होता है। ठीक है, और इस तरह इसमें भी बॉन्ड एंगल होगा क्योंकि इसमें भी पोलैरिटी है। ठीक है, NF3 जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब अगर मैं H2S की बात करूं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो H2S में जो है आपका जो बॉन्ड एंगल है बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, लोन पेयर और बॉन्ड
पेयर के आपस में रिपल्जन में, जो आपको वेस्पर थ्योरी कहती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड के पेयर के रिपल्जन में। तो H2S का इन सब में से स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, यानी कि इसमें आपकी अगर मैं इसको जो है वो ड्रॉ करूं तो सिंपली S है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो है वो है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कह रहा है क्योंकि सल्फर का जो साइज है, ठीक है स्टूडेंट्स, सल्फर का जो साइज है वो आपके पास लार्ज एटॉमिक साइज है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आपकी लेस रिपल्जन होगी, ठीक है, तो इस वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है वो भी मिनिमम होगा इस केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें पूछ रहा है जीरो डायपोल मूवमेंट। अच्छा इसमें डायपोल मूवमेंट जो है वो बेसिकली आपने जो डायपोल डायपोल फोर्सेज है उन्हीं के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है इसका भी कॉन्सेप्ट, कि डायपोल मूवमेंट जीरो तभी होता है जब आपके जो अपोजिट डायपोल्स हैं वो कैंसिल कर दें, और या तो ये होता है, पहला केस ये होता है कि आपके पास जो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो जीरो हो, या फिर ऑपोजिट डायपोल्स कैंसिल कर दें, ठीक है। तो NH3 की अगर मैं बात करूं तो ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें डायपोल्स कैंसिल नहीं करते हैं, और जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है दोनों में, ठीक है, वाटर में भी यही चीज है, ठीक है। SO2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें भी यही चीज है, SO2 में आपके पास जो है वो डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसमें नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इसमें पूछ रहा है लोएस्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होती है वो आपकी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है ना, तो आपका जो है HF जो है वो सबसे ज्यादा इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। लोएस्ट किसमें होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में से कम है, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो आयोडीन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है स्टूडेंट्स। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो इसका डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइड्रोजन के साथ वो भी कम होगा, और आपके पास जो है लोएस्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो इसका होगा, ठीक है। आगे वो पूछता है ऑक्टेट रूल के बारे में कि कौन सा ऐसा इनमें से मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑक्टेट रूल बेसिकली आपका क्या होता है, ऑक्टेट रूल आपका सिंपली ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो मौजूद होना, ठीक है। अब मैं अगर सबसे पहले NF3 की मैं बात करूं, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें बाज़ाहिर तो आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको सिंपली आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो NF3 में बेसिकली क्या है, 3 फ्लोरीन एटम यहाँ पर ज्वाइन है, ठीक है, और एक जो ये बॉन्ड लाइन है वो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स, दो यहाँ पे आगे, दो यहाँ पर आगे, ठीक है, दो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर आ गए, दो यहाँ पर आ गए, और दो आपके यहाँ पर आ गए, टोटल 6 हो गए, दो बचते हैं, ठीक है, वो बेसिकली लोन पेयर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह CF4 में बात करूं, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, 4 साइड इसके फ्लोरीन होंगे, ठीक है, तो 2 2 4, और इसी तरह यहाँ पर 4 8 हो गए, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। CCl4 भी सिमिलरली फॉलो करेगा, लेकिन BF3 की अगर मैं बात करूं तो BF3 स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो यहाँ पर आ जाएंगे, दो यहाँ पर, और दो टोटल जो है आपके पास 6 आ जाएंगे। तो ये बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें अगेन वो पूछा है जीरो डायपोल मोमेंट किसका है, तो मैंने आपको बताया था कि जीरो डायपोल मोमेंट तभी होता है जब या तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो, या फिर आपका जो ऑपोजिट जो है आपके पास डायपोल्स वो कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें HF, तो इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता इसका। आगे CO2 को देखें स्टूडेंट, तो CO2 में आपके पास जो है स्टूडेंट्स उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये वाला डायपोल है और जो ये डायपोल है, ठीक है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका जीरो डायपोल मूवमेंट होता है। NH3 का भी बाकी पोलर मॉलिक्यूल है, SO2 भी पोलर है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका CO2 होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है, ठीक है, वो तो मौजूद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो इसमें है, लेकिन जीरो डायपोल मोमेंट इस वजह से हुआ है कि जो अपोजिट डायपोल्स क्रिएट होंगे वो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो एंगुलर शेप के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंगुलर शेप आपके पास वाटर की भी है इसमें से, ठीक है, और जो आपका SnCl2 है, ठीक है, इसमें भी आपके पास जो है वो एंगुलर शेप है, ठीक है। ये आपके पास बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें उसने बताया हुआ है कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, ठीक है, वाटर में आपके पास जो है वो दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और दो लोन पेयर, तो टोटल ये दो और दो चार, और इस तरह दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है, वाटर के केस में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं SnCl2 की बात करूं, तो SnCl2 में आपके पास जो है वो एक लोन पेयर है, ठीक है, SnCl2 दो आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, इसमें एक लोन पेयर है, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास जो है जब इस तरह से होता है
2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और एक लोन पेयर है SnCl2 में, ठीक है। 2 बॉन्ड्स है क्लोरीन एटम के साथ और एक लोन पेयर है। अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हों, 2 लोन पेयर हों या 2 बॉन्ड पेयर हों और एक लोन पेयर हो, तो उनकी जो शेप होती है वो आपके पास एंगुलर या बेंट शेप उसको कहते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी इसका जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें पूछ रहा है वो कौन सा लीनियर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लीनियर आपकी शेप तब भी होती है जब आपके पास जो है एंगल 180 डिग्री का होता है और आपका जो ऑपोजिट डायपोल्स होते हैं वो कैंसिल आउट कर जाते हैं, ठीक है। अभी हमने CO2 की बात की, ये लीनियर होता है क्योंकि इसमें जो है ऑपोजिट डायपोल्स कैंसिल कर जाते हैं और 180 डिग्री एंगल होता है। इसी तरह से आपके पास CS2 भी होता है, इस तरह से BCl2 भी। लेकिन जो SL2 है उसमें आपके पास जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें आपके पास जो ऑपोजिट डायपोल्स होते हैं वो कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि SL2 में स्टूडेंट्स आपने देखा है ना, 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और आपके पास एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो शेप है वो एंगुलर होगी, वो लीनियर नहीं होगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो या 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, तो आपके पास जो शेप होती है वो लीनियर नहीं होती, बल्कि आपके पास एंगुलर या बेंट शेप होती है। लीनियर शेप आपकी तभी होगी जब आपके ऑपोजिट डायपोल्स कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके पास उसने पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स अफेक्ट इट्स सिमेट्री, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है मीथेन में तो आपके पास सिंपली सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह वाटर में भी आपके पास इस तरह का सिग्मा और पाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, अमोनिया में भी नहीं आता। लेकिन ये जो इथीन है आपके पास, ठीक है, C2H4, इसमें आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है ना 2 कार्बन के दरमियान, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान और एक आपके पास जो होता है वो आपके पास पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों अफेक्ट करते हैं इस केस में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है बॉन्ड फॉर्मेशन को करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है बेंजीन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बेंजीन में बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। डीलोकलाइज होने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द रिंग जो है, अगर मैं बेंजीन रिंग यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, यानी कि मूव आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो आपका सी होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट में हम आते हैं, इसमें वो पूछ रहा है कि विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब आपके पास स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता चलूं, जो आपके पास अल्केन्स होते हैं उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है नॉर्मली, ठीक है। जो आपके पास अल्कीन्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास sp2 होती है और जबकि जो आपके पास अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनमें sp होती है, ठीक है। तो इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है। उसके लिए सिंपली मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि CnH2n+2, ये अल्केन के लिए होता है, इस तरह अल्कीन के लिए CnH2n होता है। अगर अब मैं यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, अगर मैं n6 पुट करूँ तो मेरे पास, अगर मैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करूँ तो 2n 12 आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन मेरे पास 12 आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये जो गिवन है ये आपके पास अल्कीन है। तो आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो बेसिकली sp2 और s का लीनियर ओवरलैप होगा जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अल्कीन्स में आपके पास sp2 s लीनियर ओवरलैप होता है, ठीक है। जबकि आपके पास अगर अल्काइन होता तो वो आपके पास sp s लीनियर ओवरलैप से बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसने सिग्मा बॉन्ड का एक फीचर पूछा हुआ है, ठीक है, जो कि पाई बॉन्ड का नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है कि सिग्मा बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ s ऑर्बिटल्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके s ऑर्बिटल्स भी अगर आप ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो s ऑर्बिटल्स नहीं बना सकते, बल्कि पाई बॉन्ड आपका जो आपके p ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी इस तरह से शेप होती है डम्बल शेप, ठीक है, उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। पैरेलल से मुराद यहाँ पर भी देखें ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर भी ओवरलैप हो रहा है, तो ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो s ऑर्बिटल्स तो बना सकते हैं, लेकिन जो आपके पाई बॉन्ड है वो s ऑर्बिटल्स जो है वो नहीं बना सकते। तो ये जो फीचर है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के पास ही है आपके पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। तो स्टूडेंट्स, जिसमें देखें बॉन्ड ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जिसमें बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे एनर्जी भी उसी को ज्यादा ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए होगी। बॉन्ड एनर्जी सिंपली यही है ना कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। नेक्स्ट आपके पास वेस्पर थ्योरी के मुताबिक आपने इसकी शेप बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप की बुक में एक टेबल बना हुआ है काफी डिटेल में, ठीक है। आप सिंपली उस टेबल पे अगर आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स की उसने शेप्स बताई हैं, ठीक है। तो PCl5, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज भी आप नोट कर लें, देखें जो PCl5 है ये भी आपका ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, ठीक है। इसमें 5 क्लोरीन एटम्स है, मतलब इसके जो सराउंडेड है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता जो PCl5 है। और इसकी जो शेप है जिसमें आपके पास इस तरह के 10 जो है इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, ठीक है। तो इसकी जो शेप है वो आपके पास इसमें 5 बॉन्ड पेयर जब आपके पास होते हैं और कोई लोन पेयर नहीं होता, तो
सेंट्रल मेटल एटम के जो अराउंड है, तो आपके पास जो शेप होती है वो बेसिकली ट्राइगोनल बाय पैरामिडल होती है, ठीक है। अच्छा, वो टेबल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट आयनिक रेडियस किसका होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट आयनिक रेडियस आपके पास स्टूडेंट उसका होगा जिसमें जिसने सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस किए होंगे, ठीक है। बाकी आपके पास जो एनाइंस होते हैं उनका भी रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि जो एनाइंस होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे वो एक्सेप्ट करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, मिसाल के तौर पर अगर ये एक एटम है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन मजीद एक्सेप्ट कर लेता है, तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते जाएगा वो बेसिकली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो रिपल्जन होगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एनाइनिक एनाइन इसमें से क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन का जो है वो सबसे ज्यादा जो है आयनिक रेडियस होगा, ठीक है। बाकी अगर मैं कैटाइंस की बात करूं स्टूडेंट्स, ये वैसे एमसीक्यू का आंसर डी है, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर ये तीन ऑप्शंस होते और मैं आपसे पूछता कि इसमें से सबसे जो लार्जेस्ट है वो किसका है, तो उस केस में फिर सोडियम होता, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका छोटा साइज होता जाएगा ना। अब जैसे एल्यूमिनियम है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ये जो शेल्स होते हैं ये भी खत्म होते जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका क्या होता है कि आयनिक रेडियस भी स्मॉल होता जैसे जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, अब उसमें वही कॉन्सेप्ट उसने पूछा है कि Fe2+ का जो आयनिक रेडियस है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें Fe2+ जो है, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, अब ये एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो इसका साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलर, यानी कि Fe3+ का साइज स्मॉलर होगा और इसका लार्जर होगा, ठीक है, यानी आयनिक रेडियस जो Fe2+ है वो लार्जर होगा, तो ए ऑप्शन इसका होगा, यानी Fe2+ का जो आयनिक रेडियस है वो हाई होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Fe3+, क्योंकि जब वो Fe3+ में कन्वर्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है मजीद डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस करता है कोई भी आयन या एलिमेंट, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब वो ज्यादा टाइटली उसको अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और उसका जो साइज है स्टूडेंट्स वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका साइज बड़ा होगा, इसका जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें लार्जर देना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसने अगेन बॉन्ड लेंथ का पूछा हुआ स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों आपस में एक तरह का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, उतनी आपके पास जो है वो कम बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट इस केस में आपके पास जो है ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, तो और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है वो इसकी होगी सिंगल बॉन्ड वाले की, जब बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है तो बॉन्ड लेंथ मैंने अभी बताया इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी, यानी इसको जो है ब्रेक करना आसान होगा एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसने पूछा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन आपने बतानी है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, लीनियर शेप है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके पास बेसिकली ये पूछ रहा है कि एक लीनियर शेप है मॉलिक्यूल, ठीक है, और उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो आपके पास जेन में लीनियर शेप मॉलिक्यूल्स में आपके पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपके पास जो सबसे कॉमन एग्जांपल आती है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की आती है, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, लीनियर शेप है, तो जो है आपके पास इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। अब मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो है आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, सिंपली आपने ये देखना है कि जो सेंट्रल एटम है वो कितने एटम से बॉन्डेड है, ठीक है, अब ये कार्बन है 2 से बॉन्डेड है ना, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आपकी होगी वो आपके पास sp होगी, ठीक है, अगर 3 से बॉन्डेड होता है तो sp2 होती, अगर 4 से बॉन्डेड होता है तो sp3 होती, ठीक है, तो ये एक सिंपल ट्रिक भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सिंपली आप कॉपर को देखेंगे तो कॉपर आपका जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, बाकी कैल्शियम जो है वो डी ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ये आपके पास नियोन, ये भी आपके पास नोबल गैस है और इस तरह जो है प्लेट भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो आपके पास पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये तो दोनों डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ऐसे ही है, लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है स्टूडेंट्स वो डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो स्टूडेंट्स आपने जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जनरली आपके पास जो है, आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, एज यू मूव फ्रॉम अल्कली मेटल टू मेटलॉइड्स, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप टुवर्ड्स पीरियड मूव करेंगे, ठीक है, ग्रुप की बात नहीं कर रहा, टुवर्ड्स पीरियड की बात कर रहा हूँ, आप मूव करेंगे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाता है। डाउन द ग्रुप आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, लेकिन टुवर्ड्स द पीरियड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका पीरियड की अगर मैं बात करूँ, सोडियम आ रहा है, ठीक है, तो सोडियम का सबसे कम होगा, फिर मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का मजीद ज्यादा होगा, ठीक है। आगे उसने बॉइलिंग पॉइंट का पूछा हुआ स्टूडेंट्स, तो जैसे आपके पास जो है बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स के, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे आपका साइज ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से आपकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, यानी आपकी जो डिस्टॉर्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वो बढ़ जाती है। जब आपकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्जन और इस तरह की डिस्टॉर्शन टाइप क्रिएट हो जाती है आपकी, तो आपको जो बॉइलिंग पॉइंट है उस वजह से वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर वांडर वाल फोर्सेज हो जाती है ना उनमें। तो इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो डी होगा इस केस में, ठीक है, डाउन द ग्रुप, क्योंकि जो है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे आपकी वांडर वाल फोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का पूछा है। तो स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी डाउन द ग्रुप आप मूव करें डिक्रीज करती है, लेकिन टुवर्ड्स द पीरियड जो है इंक्रीज करती है। तो इस केस में सबसे पीरियड के एंड पे आ रहा है वो नियोन है, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक आपके पास फिल इन द ब्लैंक टाइप दी हुई है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नॉर्मली जो है वो नेगेटिव होती है, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जब एक एक्सेप्ट कर लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन होगी, रिपल्जन होगी, तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अब वो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आपको प्लस में उसका साइन आ जाएगा, यानी आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो प्लस में होगी, ठीक है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, यानी जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास बोथ एंड बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ग्रुप वन मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो आपका क्या स्टूडेंट प्रोड्यूस होता है। सिंपली आप ये सामने आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब सोडियम वाटर के साथ ग्रुप वन के एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो आपके पास हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, तो ए आंसर है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नॉर्मल ऑक्साइड पूछ रहा है तो कौन सा बनाता है। तो इसमें लिथियम की प्रॉपर्टीज में अगर आप जाएंगे तो फ्रेंड्स जो लिथियम है वो आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी जो आपके पर ऑक्साइड ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो लिथियम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पूछ रहा है कि ग्रुप वन जब मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या बनता है। फ्रेंड्स सिंपली जब भी कोई ग्रुप वन एलिमेंट रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो आपका क्लोराइड बनता है, ठीक है, डाइक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड नहीं बनता, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पर ऑक्साइड का पूछ रहा है कौन सा बनाता है। तो स्टूडेंट इस केस में आपके पास जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम तो पर ऑक्साइड नहीं बनाते, ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है इनका, ठीक है, लेकिन जो आपके पास है बेरियम ये आपका पर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नीचे आपके पास रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि जब बेरियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो आपके पास बेरियम पर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा आपके पास। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट पूछ रहे हैं जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जैसे सोडियम और वाटर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पूछ रहा है कि ग्रुप टू एलिमेंट में से कौन सा है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता स्टूडेंट्स। तो इस केस में आप बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आप हर एक ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, अनयूजुअल ट्रेंड शो करता है, तो ये इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में जो आपके पास आंसर है वो ए है कि बेरिलियम जो होता है स्टूडेंट्स वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप टू एलिमेंट में से पूछा है विगरसली, विगरसली का मतलब है बहुत तेजी से जो रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो पूछा है लीस्ट विगरसली, यानी सबसे जो स्लोली रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो मैग्नीशियम है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं आपकी जो रिएक्टिविटी है, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। अब इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, देखें जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हैं ना तो आपका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज आपका बढ़ता जाता है, ठीक है, एटॉमिक साइज जब बढ़ता है तो उनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो है मैग्नीशियम इन सब में से टॉप पे होगा, ठीक है। बेरिलियम होता है लेकिन उसने बेरिलियम ऑप्शन नहीं दिया, नीचे मैग्नीशियम आता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम सबसे टॉप पे है, इसका ये मतलब है मैग्नीशियम सबसे स्लोली रिएक्ट करेगा और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे आपकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपके पास क्या बनता है। स्टूडेंट्स इसमें आपके पास ये रिएक्शन नीचे दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम नाइट्राइड को आप हाइड्रोलाइज का मतलब है आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका अमोनिया बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? तो स्टूडेंट सिंपली जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, नॉर्मल जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, वो आपका बनता है, ठीक है, Al2O3, ठीक है, ये 4 नहीं आता यहाँ पे, Al2O3 आपका बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन सा नॉन मेटालिक एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 3 में जो बाकी सब के अलावा जो सिर्फ नॉन मेटालिक एलिमेंट है, बाकी सारे मेटालिक हैं आपके, ठीक है, सिर्फ बोरॉन ऐसा है जो कि आपका नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए कौन सी एलिमेंट जो यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो एल्यूमिनियम का आंसर है कि एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं नॉर्मली एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए। अब इसकी वजह क्या है कि जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और आपके ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाता है, तो इस वजह से इसको आप एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एयर में दो ही चीजें ना मेनली जो है, बाकी तो बहुत ही कम अमाउंट में गैसेस मौजूद है। जो मेन आपके पास मौजूद है एयर में वो तकरीबन 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए आप एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो पूछा है एल्यूमिनियम कंटेनर्स को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, किस चीज को स्टोर करने के लिए? स्टूडेंट इसका आंसर ये है, इसकी वजह ये है कि जब एल्यूमिनियम को NaOH जो है, ठीक है, NaOH को अगर आप एल्यूमिनियम कंटेनर्स में डालेंगे तो वो रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करता है तो वो सॉल्युबल एल्यूमिनेट बना देता है, ठीक है, यानी कि वो आपका कंटेनर डिसॉल्व ही हो जाएगा। तो इस वजह से आप NaOH को स्टोर नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फ्लेम का रोल पूछा है बोरेक्स बीट टेस्ट में। तो स्टूडेंट्स बोरेक्स बीट टेस्ट बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, सॉल्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली इसमें जो फ्लेम होता है वो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। तो इसका ये सी आंसर है, ठीक है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा जो है मेटल आयन। नेक्स्ट आपके पास है कि एल्यूमिनियम का मिनरल पूछा है। तो स्टूडेंट्स इसमें बॉक्साइट है, ठीक है, क्योंकि बॉक्साइट का आप फार्मूला देखें तो उसमें आपको एल्यूमिनियम नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक एल्यूमिनियम का मिनरल है जिसको बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है। बाकी टिंकल, गोल्यूमेनाइट और बोरेक्स ये आपके पास बोरॉन के मिनरल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें वो पूछ रहा है कि 3 पेंटानोन का कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें से आप देखें, अगर आप जो है पेंटानोन है ना, तो आपके पास ओन से पता चल गया कि ये कीटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आपके पास CH हो, ये तो C डबल बॉन्ड O और H है, ठीक है, ये तो एल्डिहाइड हो गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अल्कोहल है, OH ग्रुप आपका आ रहा है ना, ठीक है, ये तो अल्कोहल है, ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, C डबल बॉन्ड O जिसमें आए और आपके पास दोनों साइड पे कार्बन आए। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 1 2, ठीक है, तो ये आपके पास पेंटानोन तो है नहीं, 4 कार्बन है, 2 ब्यूटानोन है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 2 3, ठीक है, तो इसमें 3 पेंटानोन है, 5 आपके पास जो है वो कार्बन हैं और 3 पोजीशन पे आपका जो है कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखूं, इसी तरह इसका आईयूपैक नेम पूछा है तो हम नंबरिंग जो है लोएस्ट असाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4, इसको 4 मिलता है। यहाँ से करता हूँ राइट साइड से तो 1 2 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस साइड से करूंगा तो 3। अब 3 तो आपको पता चल गया 3 पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है। अब टोटल कार्बन गिन लें, 1 2 3 4 5 6, 3 हेक्सानोन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन पूछी है फॉर्मेल्डिहाइड में। सबसे पहले आपने फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला लिख लेना है, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट फॉर्मेल्डिहाइड में अगर हम देखें तो आपका जो कार्बन है वो 3 अदर एटम से बॉन्डेड है। तो मैंने बताया था कि अगर 3 से बॉन्डेड हो तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 होगी, 4 से हो तो sp3 होती है, ठीक है, 2 से हो तो sp होती है। तो इस केस में आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 3 एटम से बॉन्डेड है आपका कार्बन, ठीक है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपकी sp2 होगी, ठीक है। उसके बाद वो पूछे आईयूपैक नेम कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में अगर हम डी ऑप्शन देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें ब्यूटानोन का, ठीक है, ब्यूटानोन मतलब 4 कार्बन है, ठीक है, और वो कह रहे हैं 1 ब्यूटानोन का ये मतलब है कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है। अब स्टूडेंट्स देखें, कीटोन में तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप आपका लाजमी है कीटोन का के दरमियान में आ रहा हो, क्योंकि उसके दोनों साइड पे कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 ब्यूटानोन ये रॉन्ग है, ठीक है, कीटोन तो इस तरह एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो यानी कि जो आपका आंसर है वो डी है, ठीक है। बाकी 2 पेंटानोन ये भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। पेंटानोन सिंपली 2 पोजीशन पे आपका कार्बोनाइल आ जाएगा, दोनों साइड पे कार्बन होंगे तो इसका भी मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल ये भी हो सकता है, प्रोपेनॉल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 1 ब्यूटेनॉल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कीटोन तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह कि 1 पोजीशन पे कार्बोनाइल और इधर तो कार्बन नहीं है, तो ये कीटोन तो बन ही नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डी होगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एक एल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट जब भी आप अपने ज़हन में रखें ये प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो आपके पास जो है एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल आपके पास जो है, आपके पास प्राइमरी
अल्कोहल सिंपली वो होता है कि जिसमें आपके पास प्राइमरी कार्बन हो, यानी कार्बन एटम जो है अगर एक कार्बन एटम से बॉन्डेड हो तो उसको प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं, अगर दो कार्बन एटम से बॉन्डेड हो तो उसको सेकेंडरी कहते हैं, तीन से हो तो उसको टर्शरी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली एक प्राइमरी अल्कोहल लिखूं, ठीक है, तो CH3CH2OH। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें सारे प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन है एक एटम से बॉन्डेड है, ये कार्बन है ये भी एक कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, आपने प्राइमरी में ये देखना है कि कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं देखना। तो इसमें सारे प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब प्राइमरी अल्कोहल को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसको सप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो है रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे पास अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल भी दी है उसने मेथनॉल की, जब ऑक्सीडेशन की तो आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लैब स्केल पे वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास बनता है जब आप एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। ठीक है, तो अभी बात हुई कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है। अब एथेनॉल है ना, तो आपके पास जो रिजल्टिंग एल्डिहाइड बनेगा वो भी आपके पास एथेनॉल बनेगा, यानी दो कार्बन वाला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ डैश इन प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम चारकोल विद क्यूप्रिक क्लोराइड गिव्स एसिटाल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो पूछ रहा है, इसने कुछ कैटलिस्ट दिए हैं, तो ये आपकी बुक में एक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो आंसर है वो इथीन है, कि जब नीचे आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ भी है कि जब इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में आप इथीन को रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एसिटाल्डिहाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो नाइट्राइल को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है कीटोन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो होता है, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम जो होता है आपके पास ना, तो उसका जब भी आप जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट कहते हैं। तो उसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं आपके पास, तो बेसिकली आपके पास कीटोन बन जाता है। ठीक है, पहले नाइट्राइल के साथ आपका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्ट विद नाइट्राइल, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ कीटोन अपॉन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पहले नाइट्राइल के साथ रिएक्शन होता है, उसके बाद आपका जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास अल्टीमेटली कीटोन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आपके पास जो है कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो कि कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन जो है ये तो रिएक्ट करता है कीटोन के साथ। इस तरह सोडियम आपका बाइसल्फाइड है, ये भी रिएक्ट करता है, लेकिन जो टॉलरेंस रिएजेंट है ना, ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट साइनोहाइड्रीन्स का पूछ रहा है कि उनको हम यूज कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के लिए, और उसके लिए हाइड्रोलाइज किससे करते हैं स्टूडेंट, तो आप एक मिनरल एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उससे आप हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, इनको तो इससे आपके पास जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे आपके पास रिएक्शन भी दिया है, इसको आप देख सकते हैं कि जब आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने रिएक्ट किया तो हाइड्रोलाइज किया, मतलब वाटर भी था और सल्फ्यूरिक एसिड भी था, तो आपके पास लैक्टिक एसिड बन गया। ठीक है, लैक्टिक एसिड को स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने ज़हन में रखना है, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं लैक्टिक एसिड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसने पूछा हुआ है कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास जो है द रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, कीटोन के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपके पास जो है वो ना तो प्राइमरी बनता है ना तो सेकेंडरी बनता है। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास जो है वो टर्सरी अल्कोहल बनता है, एस्टर भी नहीं बनता। ठीक है, तो जब भी ग्रिग्नॉट रिएजेंट आपके पास कीटोन से रिएक्ट करता है तो आपका टर्सरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्शन विद कीटोन। ठीक है, तो जब आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट को रिएक्ट करते हैं आप जो है कीटोन के साथ, ठीक है, तो आपका कौन सा ऐसा है जो कि प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तो नहीं बन सकता जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो है वो कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आपके पास जो है इसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल तो नहीं बनता है। ठीक है, इसमें आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं बनता। ठीक है, आपके पास हाँ, इसमें स्टूडेंट छोटी सी एक मिस्टेक थी, यहाँ पे सेकेंडरी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं होता और सेकेंडरी भी नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसिडिक वर्क आपका पूछ रहा है ग्रिग्नॉट रिएजेंट और कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी आपका ग्रिग्नॉट रिएजेंट और कार्बोनाइल कंपाउंड जो है, ठीक है, तो उसमें जब आपका रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें आप एंड पे एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, बेसिकली जो आपका एसिड जो आप ऐड कर रहे होते हैं वो कन्वर्ट कर रहा होता है फाइनल अल्कोहल प्रोडक्ट में। ठीक है,
तो बेसिकली वो क्या करता है कि आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उसको फाइनल अल्कोहल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसको एसिडिक कंडीशंस दी जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि बाइसल्फाइड एडक्ट बनाएगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास जो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, वो आपका रिएक्ट करेगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ और आपका बाइसल्फाइड एडक्ट बनाएगा। अब ये बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ आपने पढ़ा था कि जो रिएक्शन करते हैं वो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास एल्डिहाइड कीटोन तो इसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एल्डिहाइड आपको जो है वो सी है, तो सी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आपका बाइसल्फाइड एडक्ट जो होता है उसको जब एसिड से ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है। तो स्टूडेंट जब भी बाइसल्फाइड आपका जो एडक्ट बनता है बेसिकली उसको जब एसिड के साथ आप रिएक्ट करते हैं जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है वो रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो दोबारा से प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यही वो रिएक्शन है जो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड की सेपरेशन में भी मदद देता है। यानी आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपके पास एल्डिहाइड है और अल्कोहल है, आपने उसमें से एल्डिहाइड को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप उसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, वो एडक्ट बन जाएगा और उस एडक्ट को फिर आप मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। जब आप रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो आपका वो दोबारा से कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड को रीजनरेट कर देता है, ठीक है, एसिड के साथ। नेक्स्ट है कि कौन सी कंडीशन चाहिए अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो अल्डोल कंडेंसेशन है वो बेसिकली बेसिक कंडीशंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और जो बेस होती है वो नॉर्मली ये आपके पास होती है NaOH। अच्छा, नेक्स्ट है कि अल्डोल कंडेंसेशन में जब एसिटल्डिहाइड की ही आपस में जो है वो कंडेंसेशन हो रही हो, यानी एक एसिटल्डिहाइड है और दूसरा भी एसिटल्डिहाइड ही है आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास जो डिहाइड्रेशन के बाद प्रोडक्ट बनेगी स्टूडेंट्स, तो ये तो आपके पास इनिशियली आपके पास बनता है ना, और जब आप यहाँ से डिहाइड्रेशन इसकी होती है, ठीक है, जब आपने डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में इसकी डिहाइड्रेशन की यानी वाटर निकल गया आपका, तो आपके पास जो बना वो क्रोटोनल्डिहाइड बनता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास एथनल है, ये भी एथनल ही है, यानी आपके दोनों एसिटल्डिहाइड ही है, ठीक है। ये इनका रिएक्शन हुआ तो आपके पास ये चीज बन गई जिसको हम एल्डोल कहते हैं, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। ये फर्दर आपने जब इसको डिहाइड्रेट किया तो आपके पास क्रोटोनल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट है केंजरो रिएक्शन के बारे में, फॉर्मल्डिहाइड का पूछा हुआ है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये नीचे रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपके पास एक तो मेथनॉल बनता है और आपके पास फॉर्मिक एसिड बनता है, ठीक है। ये आपके सामने रिएक्शन शो भी हुआ है, आपके पास जो है ये फॉर्मल्डिहाइड है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास नॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड है, और ये आपके पास वो वाला फॉर्मल्डिहाइड है जिसपे जो है बेस ने अटैक किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो बेस का OH ग्रुप था बेसिकली स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि आपका यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ होता है, ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है ना, तो वो जब 4 से 5 हो जाएगी तो इसका मतलब है एक बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है बेसिकली यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आपके पास जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जब अटैक करेगा, अटैक करने का ये मतलब है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब जब यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी अगेन कार्बन की 5 हो जाएगी, इसका ये मतलब है कि यहाँ से एक बॉन्ड डबल एक ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये CH3O नेगेटिव बन जाएगा जो कि बेसिकली आगे जाके मेथनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी तरफ, ये तो समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से मेथनॉल बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन आपका निकल के यहाँ पर आ गया था, इसने इस पे अटैक किया था। अब जब इसने इस पर अटैक किया तो कार्बन की पीछे वैलेंसी बच गई थी 1 2 3। अब कार्बन की तो 4 होती है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आएगा और इसको डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो आपके पास जो है जो रिमेनिंग जो रिजल्टिंग आपके पास बनेगा वो आपके पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH। तो ये आपके पास ये जो चीज है ये आपके पास फॉर्मिक एसिड बना देगी, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ भी है कि आप फर्दर इसको मेथनॉल किस तरह से जो है वो बनता है, ठीक है। यहाँ से ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके मेथनॉल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो एल्डिहाइड सब एल्डिहाइड में से जितने भी तमाम एल्डिहाइड है उनमें से सिर्फ एसिटल्डिहाइड जो है वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी जब आप इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो आपके पास येलो जो है वो क्रिस्टल्स आपके येलो प्रेसिपिटेट्स आपके पास जो है वो शो होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि जब प्रोपेनोन को रिड्यूस किया जाता है, तो जब आपके पास स्टूडेंट्स कीटोन्स की रिडक्शन होती है, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो अल्कोहल बनती है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर देखें ना, ये आपके पास प्रोपेनोन है, ठीक है। अब प्रोपेनोन में आपने बेसिकली क्या करना है, रिडक्शन करनी है। रिडक्शन का ये मतलब है आपने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, ठीक है। अब आप जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके यहाँ पर हाइड्रोजन आप ऐड कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो 2 होती है। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है तो इस वैलेंसी को आप, ये जो एक बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंपली। जब एक बॉन्ड आपके पास यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, तो अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पे एक हाइड्रोजन लगते हैं। अब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ ना, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो वही आपके पास यहाँ पर जब ये लगा, तो आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनी वो आपके पास 2 प्रोपेनॉल बन जाएगी, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसीटोन ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास जो आपका एसीटोन है, बेसिकली एसीटोन आपके पास कीटोन है, ठीक है, उनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका आपने फार्मूला लिखा, आपने जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है, तो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन जो होती है उसके जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो रिजल्टिंग आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। एसिटिक एसिड बनता है और उसके साथ आपका एक और प्रोडक्ट भी बनता है, फॉर्मिक एसिड। तो यानी कि आपके पास ये दोनों बनेंगे, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब ये इस रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा देखें स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आपने ऑक्सीजन को ऐड करना है ना यहाँ पे, तो देखें यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसमें कोई जो है वो चेंजिंग नहीं आई, ये यहाँ तक ठीक है, इसी तरह है, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या है, हुआ स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ पर ही रहा है, ठीक है, और बाकी जो CH2 आपके पास इधर से बच जाएगा ना, तो CH2 C, 2 हाइड्रोजन ये और 2 ऑक्सीजन जो रिमेनिंग थे वो इधर आ गए, तो ये मिलके फॉर्मिक एसिड बना दिया, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपके पास एसिटिक बन गया और जो रिमेनिंग बचा वो फॉर्मिक एसिड आ गया, तो ये दोनों आपके पास बनेंगे इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।